नमस्ते मेरे अद्भुत बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल हैं? तो स्वागत है आपका अद्भुत बैच की सीरीज़ के अंदर, जहां पे हम लोग 2024-25 का पूरा 10th का सिलेबस ख़त्म करेंगे और आगे जाकर इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे हम लोग। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग मैथ, साइंस और इंग्लिश स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी, और एसएसटी का हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो आइए बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है, सीधा जंप करना है हमें चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है भाई। तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है? इंडिया की हेरिटेज। अब हेरिटेज का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, ठीक है? विरासत बोलते हैं ना, ये तो हमें विरासत में मिला हुआ है, ठीक है? इसका मतलब कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमको देके गए, उसको हम विरासत कहते हैं, है ना? तो यही है हेरिटेज। तो हेरिटेज का सिंपल मतलब ये है कि इट मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस, ठीक है? हमारे पूर्वजों द्वारा हमें जो भी गिफ्ट में, तोहफे में, ठीक है, जो हमें दिया गया है उसको हम विरासत कहते हैं। अब देखो, जैसे कि बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, किसी के जीन्स जो हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होते हैं, किसी का बिजनेस माइंड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि लाइक सिंधी या मारवाड़ी जो होते हैं वो बिजनेस में बहुत तेज़ होते हैं। तो ये फोरफादर्स की जो एक क्या बोलते हैं, उनमें जो कला थी बिजनेस करने की, वो ट्रांसफ़र होते होते जनरेशन जनरेशन ट्रांसफ़र होते 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 वो चलती आती है, ठीक है? तो कोई ना कोई एक ऐसी खूबी जो होती है वो कुछ ना कुछ होती है जो ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम हेरिटेज के हिसाब से बात करेंगे रिगार्डिंग द नेचर, लाइक जो नेचर हमें दे रहा है, साथ ही साथ जो हमारे पूर्वज बना के गए थे, ठीक है, वो जिसमें बहुत सारे ग्रंथ वगैरह उन सब की बातें होंगी। तो इन शॉर्ट कि हमारे पूर्वजों द्वारा हमें जो भी ज्ञान मिला, चीज़ें मिली, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिटेज बोलेंगे। इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे हेरिटेज जो जैसे मैंने कहा, तो ये जो है वो बेटा कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है? ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। आप ये मत समझना कि आज से अगर 100 साल पहले जो हमारे फोर फादर्स हैं उन्होंने जो ट्रांसफ़र किया होगा वहीं पे स्थित हो गया होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अब उन्होंने ट्रांसफ़र किया, उन्होंने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किया, उनके बच्चों ने उनके बच्चों में ट्रांसफ़र किया, तो ये बच्चे टू बच्चे ट्रांसफ़र होता ही जाता है। ये चीज़ होती रहती है, ठीक है? और इसी को ही हम लोग कहेंगे हेरिटेज, और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ये ख़त्म नहीं होने वाली। आज अगर हम मरेंगे तो हमारे बच्चों में वो जीन्स जाएंगे, तो वो जीन्स जो है वही हमारे फोर फादर्स के दिए हुए हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंडिया हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एशियंट कल्चर, ठीक है? इंडिया का कल्चर बहुत बहुत पुराना है। एज पर द विष्णु पुराण के अनुसार बेटा, इंडियन जो स्क्रिप्चर है, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है, जो एक्चुअली विष्णु पुराण एक स्क्रिप्चर है, ठीक है, जिसमें पूरा इंडिया के में लिखा हुआ है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो शुरू होता है हिमालय से, जो नॉर्थ में है, और ख़त्म होता है इंडियन ओशन जो साउथ में है, ठीक है? तो आपको क्लियर है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो है वो इंडिया के अंदर आ जाता है। इट इज़ सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड द इंडियंस, ठीक है? ये कहा जाता है कि जो इस एरिया में जो लोग रहते हैं, ओके, उनको क्या कहा जाता है? इंडियंस। डिसेंडेंट्स मतलब कि लाइक वहाँ पे रहने वाले लोग, ओके, रहने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं। सो इन द बिगनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, अच्छा, अब आपको ये पता है कि जब भी कोई भी हम नया शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं बाय अवर प्रीस्ट एंड पंडित वगैरह, ठीक है? तो वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि बात करें हम, भारतवर्षा, ओके, भारतखंड, ओके, जमद्वीप, आर्यवर्ता, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, दे आर लाइक लिया करते हैं वाइल टेकिंग द रिजोल्यूशन, ठीक है? अब मैं आपको सिंपल अगर थोड़ा सा बताऊं, अगर आप किसी भी यज्ञ हवन में कभी बैठे हो, कभी घर की पूजा होती है कभी, तो पंडित जी क्या करते हैं, हाथ में चावल या कुछ ऐसे डालकर, ठीक है, फूल वूल डालकर, जल डाल के वो हमको मंत्र जपवाते हैं, उसके बाद अपन भगवान के ऊपर अर्पित कर लेते हैं। तो जो मंत्र में जो एक्चुअली शुरुआत होती है ना, वो इन्हीं शब्दों से होती है। अब अपन तो सुनते नहीं है, ठीक है, बट ये सारे शब्द जो है वो स्टार्टिंग में यूज़ किए जाते हैं, फिर जो मंत्र होता है वो बोला जाता है। तो ये बेसिकली बोला जाता है फॉर द नया रिजोल्यूशन, अब से हम ये काम करेंगे, तो वो ऑस्पिशियस जर्नी के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट, और कंट्री इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज। देखो, अभी हमारी कंट्री इतनी शानदार है ना कि हर एक चीज़ जो है वो आपको अपनी कंट्री मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा विस्तार में देखो ना बच्चों, तो हमारी कंट्री का टेम्परेचर ठंडा भी है, गर्म भी है, नॉर्मल भी है। हमारी कंट्री में तो पहाड़ भी है, तो नदियाँ भी हैं, तो माउंटेन्स हैं, तो फॉरेस्ट है। मतलब
ऐसी कंट्री आपको कम मिलेगी जहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हों, ठीक है। जैसे कुछ ऐसी कंट्री यहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान है, ठीक है, कुछ ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ है, यहाँ पे बर्फ़ है, रेगिस्तान है, ठीक है, हॉट ह्यूमिड अपना एटमॉस्फेयर रहेगा, हॉट रहेगा, ठीक है, कोल्ड रहेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। इसके लिए इंडिया को हम लोग नेचुरली गिफ्टेड लैंड कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो गिफ्टेड है विद अ नेचुरल बाउंड्री, जैसे कि हमने कहा नॉर्थ में जो है वो हिमालय है, और सी जो है वो ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। अपना इंडिया जो है वो 3 जगहों से नदियों से घिरा हुआ है, ठीक है, पानी से घिरा हुआ है। कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड गॉट मेस्मराइज्ड बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। बेसिकली यही था कि जो दूसरी कंट्रीज थी ना वो पागल हो गई थी हमारे इंडिया का इस तरीके का स्ट्रक्चर देखकर, ठीक है, कि सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में, सब कुछ, मतलब हम ऐसा देश है ना कि हमें कहीं से कोई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड वॉज अवेलेबल, ओके। तो ये सब जो फॉरेनर्स थे ना वो सब देख के पागल हो गए थे, उनको ये था कि क्या बात है, ऐसी शानदार कंट्री में जाके तो हमें ट्रेड करना चाहिए। इसके लिए ही वो इंडिया में आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, और उनको इतना प्यार हो गया था कि यहाँ पे सेटल डाउन भी हो गए। आज भी अगर आप गोवा जाओ ना तो गोवा में जो कल्चर चलता है पोर्चुगीज़ का कल्चर चलता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप ये केरला की तरफ जाओ तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंच और डच वाले कल्चर के आपको मिलेंगे लोग, मतलब थोड़ा सा कल्चर जो है वो क्योंकि वो रहते थे ना, ठीक है, इसके लिए उनका कल्चर जो है वो यूज़ किया गया, ओके। सो दे गेट सेटल एंड मिंगल विद द इंडियंस कल्चर, ठीक है। अब इंडियन कल्चर के साथ क्या मिंगल मतलब कि मिक्स हो जाते थे। अब कुछ लोग तो हैं जो मैरिज कर लेते थे तो जिसकी वजह से वो कल्चर वो फॉलो करते थे, कुछ लोग जो है वो दोस्त बना लेते हैं तो इसके हिसाब से वो उनके साथ लाइक मिक्स होके वो सेलिब्रेशन करते थे। तो बाहर के लोग भी इतने ज़्यादा लाइक सरप्राइज्ड हो गए थे हमारे कल्चर देखकर। फिर जैसे मैंने कहा आज अगर वो हमारे यहाँ पे रहेंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ कल्चर होगा, ठीक है, जो हमें पसंद आया होगा और हमने उनको फॉलो किया होगा। तो इस तरीके से ये कैसा हुआ था, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है, मतलब कि खुशी से हमारा कल्चर उन्होंने अपनाया और उनका कल्चर हम लोगों ने अपनाया, और इस तरीके से हमारे इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा कल्चर्स हैं, ठीक है। आज आप साउथ में जाओगे आपको अलग कल्चर नज़र आएगा, आप नॉर्थ में जाओगे आपको अलग नज़र आएगा, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ मैं कल्चर का आपको, देखो एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। शादी हर जगह पे होती है, ठीक है, इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया। अब नॉर्थ में देखोगे तो वहाँ पे शादी करने का तरीका अलग होगा, ठीक है, साउथ में तरीका अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में तरीके अलग होते हैं। तो करने तो शादी है ना, बट फिर भी देयर आर लाइक डिफरेंसेस इन द सेम, ठीक है, सेम चीज़ करने में हमें अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं, और उन सब के पीछे कोई ना कोई उनके पास रीज़न भी होता है। तो ये कहाँ से आया, ये अलग अलग कल्चर कहाँ से आया, तो यही सब जो फॉरेनर्स आए थे यहाँ पे सेटल डाउन हुए थे तो एक कल्चर का इंटरमिक्सिंग हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो इंडिया है वो माना जाता है दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेराइड कल्चर्स, ठीक है, बहुत सारे कल्चर है, एक से कुछ नहीं होगा। जैसे आप कोई फॉरेन कंट्री में जाना तो पता है भैया चर्च में जाएंगे, शादी करके आ जाएंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है, रिंग विंग पहना लेंगे, ठीक है, एक ब्लैक कलर का सूट लड़का पहनता है, वाइट कलर का वो लड़की पहनती है, वो सबको पता है। अपने इंडिया में ऐसा है नहीं है, यहाँ तक कि ड्रेस कोड भी अलग अलग होता है, दैट्स द कल्चर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान देना, ये आपको पूछा जाएगा MCQs वगैरह में या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सो इंडिया रैंक्स 7th इन द एरिया वाइज, ठीक है, एरिया के हिसाब से इंडिया 7th रैंक पे आता है, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया 2nd रैंक पे आता है। अब बच्चे बोलेंगे नहीं मैम 1st रैंक हो गया है, लास्ट ईयर ये आया था कि इंडिया जो है 1st पोजीशन पे आ गया है। बात आपकी सही है, बट अपने बुक में यही लिखा हुआ है तो हम इसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट, अवर करेंसी बियर्स द सिंबल। अगर आप करेंसी देखो ना, हमारी ना नोट देखो, सिक्के देखो, तो उसमें आपको एक सिंबल नज़र आएगा, ठीक है, क्या नज़र आएगा, नेशनल एम्बलम का सिंबल नज़र आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। नेशनल एम्बलम में क्या क्या है, देखो लेफ्ट साइड की तरफ एक घोड़ा है और राइट साइड की तरफ एक बुल है। देखो अगर आप, मैंने आपके लिए इसके लिए पिक्चर दे के रखा हुआ है, देखो ये जो है वो घोड़ा है, ठीक है, और ये बुल है, ओके। सो यही देखो, यही घोड़ा और बुल क्यों लगाया गया, इतने सारे एनिमल से हाथी नहीं लगाया गया, जिराफ नहीं लगाया गया, शेर नहीं लगाया गया, यही दोनों क्यों लगाए गए। द रीज़न इज़ दैट कि बुल जो है ना वो हार्ड वर्कर है, ठीक है, तो हार्ड वर्कर है, तो इसके लिए लाइक इंडियंस आर हार्ड वर्कर्स, ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और जो घोड़ा होता है वो क्या होता है, लॉयल होता है, वफादार, ठीक है। अगर आपने कितने भी देखे होंगे किस्से पुराने, पहले के टाइम में घोड़े, जैसे हम कहें ना छत्रपति शिवाजी का घोड़ा था, चेतक घोड़ा था, ठीक है, तो घोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल माने जाते थे। स्पीड भी बहुत होती है, दौड़ते कितना तेज़ है, एनर्जी भी होती है, तो ये इंडिकेट कर रहा है हमारी
इंडिया को कि वी ऑल आर लाइक वी आर हार्ड वर्कर, ओके, वी आर लॉयल, वी आर एनर्जेटिक, वी आर स्पीडी, आप जो काम दोगे हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो इस तरीके का जो है वो सिम्बोलाइज दिया गया है। फिर बीच में आपको दिया गया अशोका चक्र। अशोका चक्र के ऊपर जो है वो 4 ये एशियाटिक लायन है, ठीक है, बैक टू बैक। तो दिख तो 3 रहे हैं, एक पीछे की तरफ होता है, ओके, 4। तो अब लायन क्या इनकरेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस होता है। पावर कितना होता है लायन का, ठीक है, कॉन्फिडेंस, करेज, पावर, और ऐसे हमेशा तन के चलता है, तो प्राइड भी होता है, ओके। और ये जो ये 24 स्पोक्स हैं उसके अंदर, चक्र के अंदर, अशोका चक्र के अंदर, तो ये एक्चुअली बुद्धिस्ट के धर्म चक्र हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट जो है ना, बुद्धा जी, तो उन्होंने एक लाइक 24 हमें धर्म सिखाए थे, तो वो धर्म चक्र को अपन 24 स्पोक से डिनोट करते हैं। तो ये है। अब देखो मैं आपको सीधी बात बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये पॉइंट लर्न करना है, ठीक है, कि भैया अपने नेशनल एम्ब्लेम में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, चक्र है, बुलक है, और घोड़ा है, और एलिफेंट्स हैं। बट क्या ना, एक बार मीनिंग समझते हैं ना तो लगता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको समझने में हेल्प करेगा, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इंडिया का कल्चर और हेरिटेज जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, वेरिड है, और ग्लोरियस है, ठीक है। अब किस तरीके से, देखो, रिच का मतलब खाली पैसे को मत समझना, ठीक है। रिच का मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, लैंड भी है, पानी भी है, ओके, एग्रीकल्चर के लिए अलग से स्पेस और डेजर्ट अलग के लिए अलग से अपन का एरिया है, तो दैट इज कंसिडर्ड रिच, ठीक है। रिच खाली पैसे के हिसाब से मत तोलना कभी दिमाग में। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर मदर इंडिया हैज़ ब्लेस्ड us with the rich and the varied heritage. Since एशियन टाइम द कल्चर ऑफ इंडिया हैज़ बिन इन्फ्लुएंस ड्यू टू ट्रेड एक्टिविटीज़। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना कि शुरू से ना बहुत लाइक पुराने समय से ही हमारे इंडिया के अंदर जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती रही है दूसरे कंट्रीज़ के साथ। एक तो क्या, हमारे इंडिया का लोकेशन भी इस तरीके से ना कि एशिया कॉन्टिनेंट में वो यूरोप को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इंडिया से जाना और ये सब चीज़ें ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम देखें ना तो हमारे कल्चर में ट्रेड जो है वो बहुत शुरू से ही है, ठीक है। तो हम 2 चीज़ों पे हमारा एशियन कल्चर जो था वो डिपेंड था। एक तो ट्रेड ओरिएंटेड, मतलब शुरू से हम सब बिजनेसमैन थे, ठीक है, और दूसरा था पीस लविंग, ठीक है, किसी को मगजमारी नहीं करनी होती थी, आओ बिजनेस करो, बैठो, ठीक है, पधारो हमारे देश, ठीक है, आओ खाओ, ओके। मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते थे, क्योंकि वो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, ठीक है। तो ये सब चीज़, तो वी वर वेरी पीस लविंग, हम कभी झगड़े वगैरह में नहीं होते थे। आप अगर नोट करो ना बेटा, इंडिया कभी भी है ना किसी भी लाइक 2 वर्ल्ड वॉर हुए ना, ठीक है, इंडिया कभी भी किसी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। इंडिया हम बात करते हैं तो कोई भी अगर जैसे अटैक होता है तो कभी इंडिया किसी भी कंट्री पहले अटैक नहीं करता है। तो ये हमारी इंडियन की खासियत है, वी आर द वेरी पीस लविंग पीपल्स, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सत चित आनंद, इसका मतलब कि सत मतलब सच्चाई, ट्रुथ, ठीक है, हम सच्चाई पे विश्वास करते हैं। चित मतलब कि कॉन्शियसनेस, कि आपके अंदर आत्मा ही आपको बोलेगी कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। तो वी आर वेरी मच कि भाई भगवान से डरने वाले, भगवान से डरने का मतलब ये कि हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हमसे कोई भी गलत चीज़ ना हो। एंड आनंद मतलब कि मस्त मज़े में रहने वाले, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारे इंडियन कल्चर की, और यही जो फॉरेन कल्चर्स वाले हैं वो हमारे इंडियन कल्चर इंडियन कल्चर इसको अपनाते हैं। इंडियन कल्चर हैज़ डेवलप्ड ऑन दिस 3 पिलर्स, ठीक है। याद करना, अगर 3 पिलर है तो कौन से पिलर के नाम दोगे? सत चित आनंद, ठीक है। सच्चाई, बुद्धिमानी आप बोल सकते हो, या अंदर आत्मा का नॉलेज, और आनंद मतलब कि खुशी से रहने वाले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम हमारे कल्चर में एक खूबी पता है क्या है, वो ये है ना कि हम लोग ना लर्निंग में बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि हमारा कल्चर ही बेस्ट है तो हम किसी से कुछ सीखेंगे, नहीं। आज पोर्चुगीज आए, फ्रांस वाले आए, ठीक है, डेनमार्क वाले आए थे, डच वाले जो ये हम कह रहे हैं, तो इन सब से हमने बहुत कुछ सीखा, और उनके कल्चर में जो भी था ना वो हमने हमारे कल्चर में अपनाया भी था। तो ये भी हमारे कल्चर की खूबी है कि वी ऑलवेज गो फॉर द लर्निंग, ओके। हमें लर्न करना अच्छा लगता है, हमें नई चीज़ सीखना अच्छा लगता है, वी आर द वेरी क्यूरियस पीपल। सो इंडिया हैज़ बीन अ ट्रेड कंट्री, द पीपल ऑफ इंडियन ट्रेडेड विथ वेरियस कंट्रीज, और इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, कल्चर्स का भी म्यूचुअल एक्सचेंज होने लगा। अब अगर आप इस मीनिंग को नहीं समझ पाए तो आप नॉर्मल समझो कि अगर 2 लाइक एक लड़का एक लड़की है, अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, सेम कास्ट नहीं है, अलग अलग कास्ट है, तो सीधी सी बात है जो भी 2 अलग कास्ट होगी उन दोनों के अपने में कल्चर होंगे, ठीक है, और वो लड़का लड़की वो दोनों कल्चर को जो है वो अच्छे से अपनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ कल्चर हुआ। तो सेम चीज़ हम बाकी कंट्रीज़ के साथ करते थे,
ओके, मोर ओवर पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया, और यहाँ पे तो बस ही गए थे, ठीक है, जो उनको जाने का मन ही नहीं कर रहा था। एंड दे ऑल्सो ब्रॉड द कल्चर, अपना कल्चर लेके आए थे, एंड इंटीग्रेटेड विद द इंडियन कल्चर, और हमारे कल्चर के साथ वो लाइक ना मिलजुल हो गया, और इसके लिए हमारा कल्चर कैसा बन गया, रिच एंड डाइवर्स, ठीक है। डाइवर्स मतलब कि लाइक भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें आपको इंडिया में मिलेंगी, और रिच मतलब कि वी हैव द लाइक ओके ईच एंड एवरी रिसोर्सेज। सो इंडिया इज़ एम्बाइडेड विद इन इट्स पीपल द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। उसके अलावा हम बात करें तो इंडिया ने जो उसके लोगों को सिखाया है दैट इज़ द नॉन वायलेंस। गांधी जी का बात पता ही होगा, ठीक है, नॉन वायलेंस पे हम बिलीव करते थे और पीस पे बिलीव करते थे। दीज वैल्यूज़ हैव बीन अप्रिशिएटेड, ठीक है, ये वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया भर में अप्रिशिएट भी की गई थी, और बहुत सारे कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट भी किया था। पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे have together made our country rich, the wealthy with intellect, टैलेंट एंड स्किल्स, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग शुरू मतलब कब, ये शुरुआत कब हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, देखो एक्चुअली नॉर्थ की तरफ एक नदी बहती थी जिसका नाम था इंडस नदी, ठीक है। तो अब देखो एक बात समझो, जहाँ पे नदी बहती है वहाँ पे खेती बाड़ी भी होगी। अच्छा, पानी तो जल ही जीवन है, पता ही है, तो इसके लिए उसकी ज़रूरत होगी। तो लोग क्या हुआ, जहाँ पे भी नदियाँ बह रही थी ना, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को सेटल डाउन करना शुरू कर लिया, ठीक है। वहीं पे रहने लगे, फिर अपना घर बसाने लगे, धीरे धीरे वो एरिया कवर होती गई। तो उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइज्ड पीपल वहाँ पे रहने लगे। तो सबसे पहले जो एरिया कवर किया गया था वो इंडस नदी के वहाँ के किया था। अभी तो खैर नदी है नहीं ये, ठीक है, इंडस नदी वहाँ पे किया गया था। इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अब तक, ठीक है, अब तक जो है वो हमारे इंडिया के जो लोग हैं, वी आर रिच इन वेल्दी विथ ओके, हम पैसे हम बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमानी से, टैलेंटेड हैं, और हमारे अंदर स्किल्स बहुत है, ठीक है। जो स्किल्स हमारे अंदर है ना वो शायद किसी में भी नहीं है, बट हम उसको तराशना भूल गए अभी, वरना पहले के टाइम पे तो बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आगे चैप्टर आएगा तब देन वी विल कम टू नो कि हमारे इंडियन लोग कितने ज़्यादा होशियार थे, ठीक है, बाकी सारे सिविलाइजेशन से। नाउ इननुमेरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिजन, सेजेस, सेंट्स, ठीक है, ना जाने कितने स्कॉलर्स, ठीक है, फिलोसोफर्स, कलाकृति वाले, ओके, साधु संत, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस ने हमारे इंडिया में डेवलपमेंट दिया, लाइक हमारे इंडिया में कंट्रीब्यूट किया, हमारे इंडिया को ग्रो एंड डेवलप किया, और हमारे कल्चर को ग्रो एंड डेवलप किया, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया बच्चा। अब अगर आपकी क्वेश्चन आता भी है ना, दैट वाई इंडियन कल्चर हेरिटेज बिकम सो वेरिड रिच एंड, तो यही पूरा आंसर लिख देना, ये आपको पूरा आंसर भी हो गया, ठीक है। तो मैंने टॉपिक और आंसर्स दोनों इकट्ठे आपको समझाती जा रही हूँ। अब बात आएगा कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, देखो कल्चर का मतलब क्या होता है, कस्टम्स, ठीक है। आज अगर हम कोई नया घर लेते हैं तो हम उसके गृह प्रवेश की पूजा करते हैं, ठीक है। अगर कोई ज़मीन लेते हैं तो भूमि पूजन होता है उसका। तो ये हमारे कस्टम्स हैं, ठीक है। किसी और देश में तो नहीं होता, हमारे देश में होता है। तो वी आर लाइक हम लोग इन कस्टम से घिरे हुए हैं। तो इन्हीं कस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर। कस्टम आ गया, हैबिट्स आ गया, पहनावा आ गया, ठीक है। ये होता है हमारे पास लाइक इट्स अ वे ऑफ लिविंग। देखो क्या है कल्चरल हेरिटेज इज़ द वे ऑफ लिविंग डेवलप बाय कम्युनिटी। एक कम्युनिटी इसको डेवलप करती है और अपनी जनरेशन जो है वो पास ऑन करती है, विच इंक्लूड्स कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एंड वैल्यूज़, और इसी को हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। इसका सिंपल एग्जांपल दूं मैं, देखो जैसे आप एक जैन कम्युनिटी को जानते हैं, ठीक है, बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस कम्युनिटी भी, और हमारे एक आध दोस्त या पड़ोस तो जैन होंगे। तो आपने उनके बारे में से सुना हुआ है कि जैन जो है ना वो प्याज नहीं खाते हैं, ठीक है, लहसुन नहीं खाते हैं। तो आज अगर उनके पूर्वजों ने ये चीज़ बनाई कि हम प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे, तो वो जनरेशन जो है वो पास ऑन होता है, ठीक है। इसके लिए जब भी हमारे दिमाग में अगर जैन कम्युनिटी की बात आती है तो तीन चीज़ दिमाग में आती है कि एक तो वो प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, ठीक है। तीसरा ये होगा कि उनका खुद का वो जो मंदिर होता है ना जैन समाज का जो रहता है, ठीक है, वो उनका अलग से ही रहता है। वो नॉर्मल से शिव जी और इन सब मंदिरों में नहीं जाते हैं, ठीक है, वो अपने ही जो उनके गुरु होते हैं उनमें जाते हैं। तो ये उनका कल्चर है, ठीक है, उनका कल्चर है। जैसे अगर हम बात करते हैं पंजाबी की, तो पगड़ी पहनना, ठीक है, उनका पहनावा हो गया, ठीक है। उनके अंदर वो बड़ी बड़ी लस्सी के ग्लास पीते हैं, ठीक है, दूध पीते हैं, तंदुरुस्त होते हैं वो लोग, होता है ना पंजाबियों का तो यही है, ठीक है। वो कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं पूजा करने के लिए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि ये लाइक हमारे फोर फादर्स ने हम लोगों को ये सब चीज़ें जो है वो विरासत में दी हैं, और इसी को अपन कहते हैं कल्चरल हेरिटेज, जहाँ पे हमारे हैबिट्स आ जाएंगे, हमारे खाने पीने का तरीका आ जाएगा, हमारे
यहाँ तक कि घूमने की जो प्लेसेस है वो भी हमारी अलग हो जाती है। वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। सो यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज ना बेटा 3 चीज़ में डिवाइडेड है, याद करना। एक है टेंजिबल, टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जैसे किताबें हो गई, ठीक है, ताजमहल, एपिक्स, रामायण, महाभारत, ये टेंजिबल कल्चर है, वही कल्चर हम फॉलो करते आते हैं। फिर इनटेंजिबल के अंदर क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल जैसे कि पंचतंत्र की कहानी। अब पंचतंत्र की कहानी आप बताओ, एक्चुअली ऐसे ये सब जो कहानियाँ हैं जो बचपन में नानी सुनाती थी, दादी सुनाती थी, ठीक है, तो पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं वो एक इमेजनरी कहानियाँ हैं, ठीक है। वो नॉर्मल बोले कि ना क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, कबूतर, इसको कुएं को प्यास लगी थी, ठीक है, क्रो को प्यास लगी थी, वो आया था, ठीक है, एक परा था तो उसने पत्थर डाले और इससे अगर उसने पानी पिया उसमें से, बुद्धिमानी किया। तो ये कहानी सुना सुना के बच्चों के ब्रेन को वो विकसित करते, डेवलप करते। तो पंचतंत्र कहानियाँ, ठीक है, लैंग्वेज आ गया, नॉलेज आ गया उसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो थे वो हमारे स्टोरीज के थ्रू बताई जाती थी। दैट इज कंसिडर्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और तीसरा है हमारे पास नेचुरल हेरिटेज, जिसके अंदर तो देखो हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब बेटा लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब कि विभिन्नता, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, प्लेन ज़मीन भी है तो पहाड़ भी है, तो जंगल भी है तो डेजर्ट भी है, ठीक है। तो दैट इज कंसिडर्ड एज द नेचुरल हेरिटेज। तो ये 3 हेरिटेज में हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो डिवाइड होता है। ओके, देखो जस्ट मैंने ये आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया कि क्या क्या अवेलेबल होता है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज की बेटा। नेचुरल हेरिटेज क्या होता है, देखो अब नेचुरल वर्ड से समझ जाने का कि वो चीज़ें जो हमें भगवान के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ द सम टोटल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर इंक्लूडिंग फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब क्या होता है बेटा, फ्लावर्स, आई मीन प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लोरा मतलब क्या हो जाएगा, प्लांट्स, और फौना मतलब क्या हो जाएगा, एनिमल्स। तो ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं एंड दे हैव द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको हर एनिमल हर जगह पे नहीं पाया जाएगा, मैं सही बात बोल रही हूँ ना, हर एनिमल हर जगह पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करती हूँ याक की, अब याक आपको कहाँ पाया जाएगा, आप लोग मैम नॉर्थ साइड में पाया जाएगा, ठीक है, कश्मीर में, मनाली, वहाँ पे आपको याक पाया जाएगा। यहाँ पे गुजरात में नहीं मिलता वो याक, पाया ही नहीं जाता है। आई बात समझ में। तो जो जोग्राफिकल एरिया है ना ये वहीं पे ही स्थित करते हैं, ठीक है, वही उनका है। अच्छा, लायंस कहाँ पाए जाएंगे, एशियाटिक लायंस कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम गुजरात के गिर फॉरेस्ट में है, तो ये लायंस कहीं और नहीं है, ठीक है। बंगाल का टाइगर मतलब कि बंगाल में जो टाइगर होता है, ठीक है, उसके लिए इसको बंगाल का टाइगर कहा गया है। तो बात समझ में आ रही है। द पॉइंट इज दैट कि कुछ एनिमल्स जो है वो स्पेसिफिकली कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं। ओके, तो दैट आर कंसिडर एज अ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो कौन सा एनिमल कहाँ होना चाहिए, कौन सा प्लांट कहाँ होना चाहिए, कौन सा फ्लावर कहाँ होना चाहिए, दैट इज कंसिडर एज अ इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भगवान ने हमें खुद ही दे दी, है ना। एंड इंडियाज नेचुरल हेरिटेज इज यूनिक एंड वेराइड, ठीक है, बहुत अलग ही, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, और बहुत विभिन्न भी है। माउंटेन आ गया, फॉरेस्ट आ गया, डेजर्ट आ गया, रिवर आ गया, स्ट्रीम्स आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना अपने इंडिया में पानी तो है, पानी के तरीके हैं, ओशन अलग है तो सी अलग है, तो रिवर अलग है, तो पॉन्ड अलग है, तो लेक अलग है। सोचो पानी है बट अलग अलग तरीके के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड इंसेक्ट्स हैं, माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो दैट इज़ द नेचुरल हेरिटेज। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है थोड़ा डिटेल में देख लेते बच्चा हम लोग। समझ में आया ना बेटा, ठीक है। चलिए एक बार ना कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा कि चैप्टर कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थोड़ा सा लाइक हिस्ट्री है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग जैसा बच्चों को चैप्टर लगता है, मैं मना नहीं करी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको ये लेक्चर जो है वो मैं शॉर्ट तरीके से बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर लूँ और आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊँ। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर आपकी फीडबैक देना। ओके, नाउ लैंड्स की भी बात करते हैं हम लोग। सो वी हैव द डिफरेंट शेप एंड द फॉर्म्स ऑफ द लैंड, ठीक है, जो हमारे लाइक एक ब्यूटी अराइज कर लेता है हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें से हिमालय इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि सुंदर से पहाड़ हैं, पहाड़ भी पूरे के पूरे बर्फ़ लगी हुई है, एंड लाइक उसके साथ साथ वेजिटेशंस भी हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, मिनरल्स भी है हमारे यहाँ पे, यू नो, बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन। इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं इंडिया में, बिकॉज वेजिटेशन का यहाँ पे मिट्टी है जो आपको उगा के दे सकती है, ठीक है। मिनरल्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा देखें तो लाइक वी हैव द यूनिक वैराइटीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, माउंटेन पीक्स कवर्ड विद स्नो, बात कर ली, ब्रीमिंग रिवर्स मतलब कि बहती हुई रिवर, ये सब हिमालय से हम लोगों को मिला हुआ है। फिर बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट, ठीक है, कहाँ का फॉरेस्ट, तराई का। होली पिलग्रिमेजेस जो हैं जहाँ पे सब लोग जो है वो एक बार जाना ज़रूर चाहेंगे, अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है ना, अभी तो कितना ज़्यादा इनका चलता है।
एंड यहाँ तक कि नंदा देवी के समिट मतलब कि उसकी ऊंचाई तक भी पहुँचना जो है वो सब लोग चाहते हैं। तो ये हिमालय है, तो दैट इज़ अ लैंडस्केप, ठीक है। तो आपको पहाड़ भी मिल रहे हैं, वहीं पे आपको ज़मीन भी मिली चलने के लिए, तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम द हिमालय। फिर बात करते हैं रिवर्स। अब रिवर्स एक्चुअली शुरू कहाँ से होती है, याद करना है, हर एक रिवर एक्चुअली शुरू होती है हिमालय से। फिर तो क्या वो अपना डायरेक्शन बदल देती है तो अलग अलग जगह पे चली जाती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कि इंडियन रिवर्स जो है वो एक तरीके का नेचुरल वाटर वे है हमारे पास, ठीक है। ये तो बेटा अभी क्या हुआ ना, बात तो ऐसी है कि अभी हम लोग ना वो पानी को स्टोर करने लग गए, ये वो। पहले के लोगों के पास तो क्या मटका, क्या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस नदी बह रही है, मस्त गंगा नदी है, यमुना नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, ये पूरी नदियाँ बह रही हैं। मैंने कहा था नदियों के आसपास वो अपना घर बना लेते थे, ठीक है, जाते थे, ठीक है, लोटा भर के मस्त पी लिया पानी, खत्म उनकी प्यास। मतलब उनको बहता हुआ पानी मिल रहा था, शुद्ध पानी। पहले तो यही टाइम था। एंड स्टिल राइट नाउ ऑल्सो अगर आप हिमालय की तरफ जानो तो आपको लोग यही करते हो, फ्रिज की तो उनको कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। पानी इतना स्टोर करते नहीं है, थोड़ा सा मटका ले लेंगे, भाई बार बार आना जाना नहीं रहे, तो इसके थोड़ा सा हमारी तरह वो टांकियाँ नहीं बनाते वो लोग, ठीक है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे है बिकॉज इट्स अ नेचुरल वाटर, आपके पास नेचुरली भगवान ने पानी दिया है कि भाई ऐश कर लो, देखो मैं तुमको पानी दे रहा हूँ, ओके। अब इंडियन कल्चर की बात कर लेते हैं। तो हैज़ फ्लरिश्ड, क्या क्या है, इंडस नदी है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, ओके। और इनका इन्फ्लुएंस हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है। आपको तो ये चीज़ पता ही है कि ये सब चीज़ें, ये सब नदियाँ जो है वो हम लोगों को कितना हेल्प करती हैं ग्रोथ के लिए भी। अब हमें रिवर से क्या मिलता है, देखो पानी पीने के लिए मिलता है, वो तो क्लियर ही है। घर के कामों के लिए पानी चाहिए, वो हो गया। इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, वो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इंडस्ट्रीज़ बनेंगे, है ना, डेवलपमेंट होगा। सोचो कितनी ज़्यादा पानी की अपन यूज़ कर पाते हैं। एंड दे हैव ऑल्सो हेल्प्ड मैन टू डेवलप द इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग द क्ले यूटेंसिल्स, ठीक है, क्ले यूटेंसिल्स। अब मिट्टी भी इतनी शानदार है हमारे यहाँ पे, चीक की मिट्टी की आप उसे बर्तन बना दो ना तो बर्तन टूटते भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्ले यूटेंसिल्स हम बना सकते हैं। यहाँ तक कि यही पानी का यूज़ हम करते हैं हमारे घरों को बनाने के लिए, पक्का मजबूत करने के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़े से वो आर्टिस्टिक नेचर के हिसाब से, जो पेंटर होते थे ना, बचपन में अपन ने भी किया होता है, ठीक है, यूँ मस्त यूँ पहाड़ बनाए होते हैं, ठीक है, बीच में से यूँ सन निकल रहा होता है, एक कुटिया होती है यहाँ पे और यहाँ पे नदी बहती है, किया है ना, सब ने ये वाली ड्राइंग तो बनाई होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिस्टिक लोगों का एक्चुअली देखा जाए तो एक फैसिनेटिंग फॉर्म है, ठीक है। आज जब ऐसा नहीं हम लोगों ने सोचा था, बचपन में हमें बनवाया गया था, बट एक टाइम पे एक आर्टिस्ट था जो ये पूरा सीनरी उसने कैनवास पर उतारा था, एंड दैट वाज लाइक ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे वही है कि द लैंडस्केप सीन्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स एट डॉन एंड डस्क, मतलब कि सुबह का सूरज और शाम का जो सूरज डूबता है, ठीक है, ढलता है, तो ये बहुत फैसिनेटिंग होता है। आज भी आप देखोगे तो आपको कई कई जगह पे आप जाओगे तो आप बोलेंगे सनराइज पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग हो जाता है देखना। तो ये सब चीज़ हमारे इंडिया के अंदर है। फिर बात करते हैं वेजिटेशन। नाउ वी नो कि वेजिटेशन लाइक ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि खाली खाना खाने के साथ वहाँ पे हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हम ठीक होते हैं उससे। तो जैसे कि हम बात करते हैं तो इंडियंस आर द एनवायरमेंटल लवर्स, ठीक है, हमें एनवायरमेंट से काफ़ी प्यार होता है। और बेसिकली अगर हम देखें तो इसी एनवायरनमेंट को हम वर्शिप भी करते हैं, वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज, पीपल के, बनियान के ट्री पे हम पूजा करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। हमारे जो रिवर्स होती हैं वो हमारे लिए माता का रोल प्ले करती हैं। बनियान, पीपल, ठीक है, तुलसी के पत्ते की आप देखना बहुत सारे घरों में ना शाम के समय में मम्मियाँ जो होती है वो तुलसी के पौधे के वहाँ पे दिया जला के आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत हम करते हैं, तो वी आर वर्शिपिंग देम, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। अगर हम बीमार होते हैं तो ये तुलसी के पत्ते मम्मी जो है वो काढ़े में मिला के हम लोग को या जूस निकाल के हमको देगी तो हम ठीक हो जाएंगे। तो जो हमें ठीक करता है वही उसकी तो पूजा करना ज़रूरी है ना, ओके। एंड उसके अलावा बात करते हैं तो सीरियल्स हमारे यहाँ पे पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं, मेडिकल प्लांट्स हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, हरडे, आंवला, एलोवेरा, अर्दूसी, नीम, ये सब जो है वो मेडिकल प्लांट्स हैं, ठीक है। ये कहा जाता है कि अगर आप इनका सेवन करें या जहाँ पे आपको जख्म है, आपने यहाँ पे समझो नीम को ग्राइंड करके लगा दिया तो 2 दिन के अंदर जख्म पूरा मिट जाएगा, ठीक है। नो नीड टू टेक एंटीबायोटिक और एनीथिंग एल्स। उसके अलावा बात करते हैं फ्लावर्स, तो फिर रोज़, लोटस, मोगरा, ठीक है, डामारो मतलब कि स्वीट बेसिल ना, छोटी सी ये आती है जिसमें खुशबू निकलती है। तुलसी के दो तुलसी के पौधे आते हैं, एक बड़े पत्ते वाले, एक छोटे पत्ते वाले, ठीक है।
फिर बात करें सनफ्लावर, चंपा, चमेली, तो आपने नाम सुना ही होगा। ओके, ये सारे के सारे क्या करते हैं, स्प्रेड फ्रेगनेंस, मतलब कि आप घर में इनको उगाओ तो आपको कोई भी रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं है भैया, ये खुद ही नेचुरल रूम फ्रेशनर है, आपके घर में महक फैला देंगे, इतने ज़्यादा वो सुगंधित होते हैं। टुगेदर दिस प्लांट्स हैव मेड अवर लाइफ ब्यूटीफुल एंड हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। ठीक है, आप हमको पता, अगर आप घर में इनमें से कुछ भी रखोगे तो कौन सी बीमारी आएगी, उल्टा ऑक्सीजन अच्छा होगा, ठीक है, मस्त खुशबू फैलेगी घर में, तो प्रॉस्पेरस होगा, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, हेल्दी ज़िंदगी जिएंगे। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग, तो ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हम सब के सब इसी वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर आवर फूड। यहाँ तक कि हमारे सोशल और रिलीजियस लाइफ के अंदर जो है वो इंडियन वेजिटेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है ये। चलिए अब बात करते हैं अपन वाइल्ड लाइफ की। नाउ जैसे हमने बोला कि इंडियंस आर नेचर लवर्स, ठीक है, वी आर नेचर लवर्स, वी आर एनवायरमेंटल लवर्स, तो इसके लिए एनिमल्स के प्रति हमारा ही दया, भावना, केयर, लव बहुत है। ओके, अभी तो फिर भी चलो थोड़ा कम हो गया है, कम थोड़ा नहीं ज़्यादा कम हो गया है। अभी लोग जो हैं वो उतना नहीं मानते हैं या इनका केयर उतना नहीं करते जितना एक्चुअली करना चाहिए हम लोगों को। वेल थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर आ गया तो वी आर मूविंग टू द वेस्टर्नाइजेशन, जिसकी वजह से हमारा जो खूबिया मस्त प्यारा सा कल्चर था उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो हम लोग लिटरली, जैसे कि हम बात करते हैं टाइगर, लायन, एलिफेंट, इनकी हमने वर्शिप की है। क्यों की है? अगर आप देखो ना, तो जैसे हम कहते हैं शेरा वाली माता, ठीक है, मतलब शेर पे बैठी हुई माता, तो हम लोगों ने तो भगवान के वाहनों को भी जो है वो इन्हीं एनिमल्स का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, कौन है, गणेश जी के साथ जो है वो चूहा होता है, कार्तिक के साथ मोर है, होता ही है ना, ये तो चीज़ आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हैं, हमने जब इनको भगवान के साथ कनेक्ट कर लिया, फिर उनका आसन बना के या उनका रथ बनाकर, ओके, तो ये कहीं ना कहीं हम उनको पूजने लगे। ओके, फॉक्स, बेयर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, ये सब जो है वो आपको एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया एक लौता ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पूरे एशिया में, खाली इंडिया में ही आपको एशियाटिक लायंस जो है वो पाए जाएंगे, वो भी कहाँ पे, गिर फॉरेस्ट ऑफ द गुजरात। उसके अलावा टाइगर, पीकॉक, क्रोकोडाइल, ईगल, ये लाइक इनको, जैसे मैंने आपसे कहा, ओके, इनको हम लोगों ने स्टेटस ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है, मतलब कि व्हीकल्स का हम लोगों ने इनको एक फॉर्म दिया हुआ है, वो भी किसके, हमारे भगवान और हमारी जो माताएं हैं, ठीक है, उनके व्हीकल के तौर पे हम इनको पूछते हैं। अवर लव फॉर एनिमल्स ऑल्सो सीन ए नेशनल एम्बलम, वो आपने देखा ना, शेर भी है तो बुल भी है तो हॉर्स भी है, तो ये अपन को दिख रहा है, तो ये क्यों है? ठीक है, क्योंकि हमें प्यार है हमारे जानवरों से। सो टू प्रोटेक्ट, अब इस तरीके के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, बहुत सारे रिजर्वेशंस, कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क सब बनाए हैं ताकि उनको कोई हार्म ना पहुँचे और उनको प्रोटेक्शन मिले। वेल, मैंने थोड़ा सा पिक्चर दे दिया रिगार्डिंग द हेरिटेज की, देखो प्लांट्स भी है, बर्ड्स भी है, एनिमल्स भी है, ठीक है, लैंड भी है, नेचर भी है, तो थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट एक पिक्चराइजेशन दिया है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता 2 मार्क में है, पर इतना आंसर को लिखना पड़ जाएगा। ओके, एसएसटी में देखो, बट एसएसटी में एक चीज़ ज़रूर याद करना, एसएसटी में अगर आपको मार्क्स लाना है ना, तो यू हैव टू राइट द आंसर इन लेंथ। ठीक है, लेंथ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, तो लेंथ पे फोकस करना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर इसमें नहीं चलते, थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो गलतियाँ कम नजर आएंगी, एंड बिकॉज ऑफ डिटेलिंग मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ को याद करना, जैसे मैंने कहा कि 2 मार्क पूछते तो बहुत से बच्चे 2 मार्क कितना सारा आंसर, यस, एक्चुअली तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए, सो जैसे आपको दिया हुआ है, रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस, या तो फिर वाई इंडियंस कॉल रिवर्स एज लोक माता, ये दोनों का आंसर सेम ही है। तो देखो, हमने आगे देख भी लिया, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको इसको बता देती हूँ शॉर्ट में। तो बेसिकली इंडियन रिवर्स जो है वो नेशनल वाटरवेज है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस और रवि की जो रिवर बैंक्स हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, इनके यहाँ पे जो है वो लोगों ने अपने घर बसाए हुए हैं। ओके, ये ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक वर्क, इरिगेशन, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज़ बनाने में यूज़फुल है, इंडस्ट्री में वी नीड वाटर हमें यहाँ से मिल जाता है। हमारे घर, पक्के मकान बनाने में इसी पानी की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। यही पानी से हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्पेरस है। ये सब चीज़ें देखकर हम जो इंडियंस है, ओके, वी वर्शिप देम, और हम उनको क्या बोलते हैं,
लोक माता बोलते हैं। आज गंगा नदी की हम सेवा करते हैं ना, गंगा माता कहते हैं हम लोग, नहीं गंगा माँ, ठीक है, यमुना, यहाँ तो बोलते हैं यमुनोत्री। तो ये सब चीज़ें एक तरीके की फीलिंग, देखो आप ना जिस चीज़ को आप अपना लाइक जैसे माँ, गंगा माँ अगर माँ मानते हैं तो हम कभी उनका नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो एक फीलिंग जनरेट हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ को नॉन लिविंग थिंग मान रहे हो, बेजान मान रहे हो, तो आपको उसकी कदर नहीं होगी। बट अगर आप किसी को जान मान रहे हो, जान मतलब कि जिसमें आप सोचो कि नहीं ये भी एक लिविंग थिंग है, दो वाटर इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट अगर हम उसको एक विजुअलाइज करते हैं एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह, लिविंग थिंग की तरह, तो इसलिए हम उसको गंगा माता बोलते हैं, ठीक है, माता कह रहे हैं हम लोग तो ये भी कहते हैं कि शिव जी की धरा पे जो है वो गंगा बैठी थी और नदियाँ आई, ठीक है, तो हम उनको एक ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन फॉर्म दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाए और उसकी कदर कर पाए, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि गंगा कि रिवर्स को लोक माता क्यों कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक सारे कवर हैं, आप टेंशन मत लेना, और सब कुछ कवर है आपको मिलेगा इसके अंदर। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, अपन ने आगे देखा था कल्चर हेरिटेज क्या होता है, तो देयर वर लाइक टेंजिबल नॉन टेंजिबल। अब इंडिया के अंदर किस किस चीज़ को अपन कल्चर हेरिटेज बोलेंगे, तो सिंपल सी बात बोलूँ तो कल्चर हेरिटेज एक मैन मेड है, मैंने कहा ना लोगों के द्वारा हमें मिले हुए हैं, हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने हम लोगों को कुछ संस्कार दिए और वही संस्कार हम हेरिटेज के फॉर्म में बोलते हैं। अब इसमें एबिलिटी दी, काबिलियत दी है, ठीक है, विजडम दिया हुआ है, आर्ट दिया है, स्किल्स दिया है, ये स्किल दिया है, ये सब हमारे लिए कल्चर हेरिटेज है, ठीक है। तो ये कल्चर हेरिटेज जो है आज ये ड्राइंग का लाइक पेंटिंग का ना एक कला है, ओके। ये एबिलिटी है कि आप कोई भी काम, आपको कुछ भी काम दिया जाए आप वो काम कर सकते हो। पत्थर में से मूर्ति बनाना, ये एक सिंपल पत्थर दिया गया, उस पत्थर को ऐसे तराशा जाता है कि एक मूर्ति का चेहरा दिया, लेकिन मूर्ति बनाई जाती है और फिर उसको हम पूजते हैं, करते हैं ना। आज अयोध्या में क्या हुआ, एक पत्थर था, उस पत्थर से बेसिकली राम जी की पूरी मूर्ति बनाई गई, ओके। तो अब उसमें हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसको राम जी की छवि हम उसमें देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ द एबिलिटी, स्किल्स हैं, ठीक है, ये स्किल्स हैं, स्कल्पचरिंग का स्किल है ये। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हमारे इंडिया में, और यही एक कल्चर हेरिटेज का पार्ट है। अब यहाँ पर ये सब जैसे हमने कहा कि ये हेरिटेजेस जो थे, या तो फिर ये जो कल्चर थे वो मिंगलिंग थे, मिक्स होके आए थे। तो क्या क्या हुआ था थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सिंस एशियन टाइम्स पीपल ऑफ मैनी कास्ट एंड ट्राइब्स, जैसे कि आर्यंस, ओके, क्षत्रप, कुशांस, हंस, पर्शियंस, टर्क, अरब, मुगल, ब्रिटिश, फ्रेंच, न जाने कितने प्रांत के लोग हमारे यहाँ पे आए थे। इसकी वजह से ही हमारा जो कल्चर है वो कैसा है, रिच है, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल एक्सचेंज विद ऑल द पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अवर आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ये जो है ना ये तकरीबन 5000 साल पुराना है बेटा, सोचो। एंड ये कैसे पता चला, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे गए, वहाँ पे वो जो भी सुराग ढूंढते हैं, ये सब करते हैं, तो वहाँ पे जो उनको रिमेन्स मिले, रिमेन्स मतलब कि जो भी उनको क्या बोलते हैं, टूटे हुए पत्थर, बिल्डिंग, जो भी उनको मिला, वहाँ के एविडेंसेस में लिटरली हमें ऐसी चीज़ें मिली जिसके थ्रू हमें समझ पा रहे हैं कि 5000 साल पहले ये सब स्किल्स हमारे इंडिया में थी और हमारे इंडियंस में थी। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले हम बात करें तो ये रहा बियर्डमैन, ठीक है, ये बियर्डमैन वहाँ पे लिटरली मूर्ति मिली थी। और दूसरी थी ये लड़की की, ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ अ डांसर। और ये चीज़ बताती है कि हम लोग उस टाइम पे कितने ज़्यादा, वो बोलते हैं ना लाइक स्कल्पचर और आर्किटेक्ट में कितने ज़्यादा हम इन्वॉल्व थे, कितने ज़्यादा आर्टिस्टिक थे हम लोग। अब लोग मैम इसमें क्या है, वैसे इसमें कुछ नहीं है, बट अगर आप सोचो 5000 ईयर्स पहले की बात, ठीक है, खुद को वो एरा में लेके जाओ जहाँ पे शायद तुम ह्यूमन बींग्स को इमेजिन भी नहीं कर पाओ, ठीक है, कैसे दिखते थे। तो आप सोचो ये जो बियर्डमैन वाला है ना, तो ये इसकी थोड़ी कहानी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें ऐसा था कि ये जो मूर्ति मिली थी, तो इसमें यूँ लेफ्ट में पूरा शॉल है, ठीक है, बियर्ड है, और आंखें इसकी ऐसे छोटी सी, ऐसे लाइक बंद आधी खुली आंखें हुआ करती थी। तो ये देखकर उन्होंने अनुमान लगाया या तो ये कहीं का राजा होगा, ठीक है, या तो फिर ये प्रीस्ट होगा, ठीक है, प्रीस्ट मतलब कि साधु संत होंगे। फिर ये डांसिंग गर्ल, ठीक है, अब नॉर्मली आपको लगे ये कौन है, ये क्या डांस कर रही है, बट अगर आप उस टाइम पे देखो तो ये एक पत्थर में से ये सब कलाकृति करना कितनी बड़ी बात है उस टाइम के लिए। तो लिटरली ऐसे डांसिंग गर्ल्स के स्टेचूज हम लोगों को मिले थे, एंड दीज एविडेंसेस आर देयर, ओके, विच गिव्स अस द प्रूफ कि भैया कल्चर बहुत तगड़ा था हमारे इंडिया का। चलिए उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे द फिगर ऑफ बुलॉक एंड और लायन ऑन द इन्वर्टेड लोटस ऑफ द मौर्यन एरा, ठीक है, मौर्यन एरा में, मौर्यन डायनेस्टी जब थी, ठीक है, तो तब इस तरीके से
उल्टे, ठीक है, उल्टे देखो उल्टा लोटस रखा गया है, उसके ऊपर ये तो आपको बताइए नेशनल एम्ब्लेम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था। फिर बात करते हैं गौतम बुद्धा की तस्वीर स्टैचू बनाई गई थी उस एरा में, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग कालखंड स्टैचू ऑफ जैन तीर्थाकर्स। देखो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इमेज दिए हुए हैं। ये जो है वो बुद्धा जी बैठे हुए हैं मेडिटेशन के अंदर, मेडिटेशन में, ठीक है। ये जो है ये फोटो है जैन के जो तीर्थाकर्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक फ़ोटो है। फिर ये वाली बात करते हैं तो ये है अजंता एलोरा के कुएं, मतलब कि केव्स, अजंता एलोरा केव्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी पुरानी थी उस टाइम पे, ये सब बनाया गया। आप सोचो पिलर बनाना, उसके ऊपर पूरी ये आर्टिस्टिक डिज़ाइन करना, और ये सब डिज़ाइन नहीं है, दे हैव सम सिम्बोलाइजेशन वैल्यू, ठीक है। ऐसे नहीं खाली डिज़ाइन कुछ भी कर लिया भाई फूल पत्ते बना दिए, ना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी न जाने कितना, ठीक है, न जाने कितना नॉलेज छुपा हुआ है। सो ये सब जो है वो बता रहा है कि हमारा इंडियन कल्चर कितना ज़्यादा हेरिटेज रिच था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी में ही है, थोड़े पिक्चर्स दे दिए मैंने आपको, ठीक है। अवर कल्चर हेरिटेज कंसिस्ट ऑफ अ वास्ट रेंज ऑफ प्लेसेस, पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम, फोर्ट, गेट, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। देखो अब इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली अगर बात करें हम लोग तो देखो बिल्डिंग तो ठीक ही है, स्कल्पचर्स भी आपने देख लिए, मूर्तियाँ, ठीक है। अब स्तूपास क्या होता है, देखो स्तूपास बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये एक ना टॉम्ब शेप का पूरा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये टॉम्ब शेप का पूरा ये स्ट्रक्चर होता है, या बेल शेप, अपन यूँ पता है यूँ करके नहीं, यूँ बेल बनाते हैं, ऐसे करके नहीं, यूँ बेल बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है, बेल के शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बेसिकली जो भी होली किताबें होती है ना, ठीक है, तो बुद्धा के टाइम पे जो भी उनकी होली बुक्स थी वो रखी जाती थी उसके अंदर, तो स्तूपास। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे विहारास की, ठीक है। विहारा मतलब क्या होता है, विहार मतलब हाउस, ठीक है, विहार मतलब हाउस। तो हाउस किसका, जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, ठीक है, वो यहाँ पे एज अ शेल्टर रहते थे, मतलब कि यहाँ पे वो उनको घर की तरह शेल्टर, ठीक है। अब आप सिर्फ घर नहीं बोलोगे, एक ऐसी एरिया जहाँ पे समझो बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम में तो बाहर वैसे तो नॉर्मली वो पेड़ वेड़ के नीचे बैठ जाते थे, बट बारिश का टाइम है तो उनको एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो अंदर जाके मेडिटेशन करें, क्या, तो वो विहारा होता था, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन चैत्यास को। सो चैत्यास जो होता था ये बेसिकली मैं बोलूँ तो ये होता था प्रेयर हॉल, ठीक है, जैसे अपन करते हैं ना प्रेयर्स, तो एक असेंबली हॉल, बड़ा सा हॉल होता है, तो वो प्रेयर हॉल, तो ऐसे करके भी बनाए गए थे। ये कल्चर हेरिटेज में हमारे आता है। मॉस्क आपको पता ही है, ठीक है, जहाँ पे मुसलमान अपने नमाज पढ़ते हैं, टॉम्स आते हैं, फोर्ट किले आते हैं, गेट्स आते हैं, ठीक है, वो इंडिया गेट है जैसे होता है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। Over and above these important historical places of the freedom movement are also the part of the cultural heritage। अब जब हम फ्रीडम पाने के लिए, ठीक है, जो हमने मशक्क़त की थी उस टाइम पे भी जो प्लेसेस थी, जैसे कि साबरमती आश्रम है, दांडी मार्च हुआ था आपको पता होगा, ठीक है, बरडोली वर्धा, शांति निकेतन कोलकाता में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये जगह थी, अभी तो शायद स्कूल बना हुआ है शायद, ठीक है, दिल्ली, तो ये सब जो है वो भी कल्चरल हेरिटेज में ही इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज में और क्या क्या है, तो हमारे लैंग्वेजेस, आप सोचिए कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप स्टेट तो छोड़ ही दो, अगर आप एक स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जाते हो ना, तो आपको भाषाओं में बदलाव नज़र आएगा। ओके, स्क्रिप्चर्स हमारे यहाँ पे हैं, हमने डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो किया था, मैथमेटिक्स में हमारे पास स्कॉलर्स हैं, हमने कैलेंडर्स बनाए थे, ये जो हम जनवरी फरवरी बोलते हैं, दीज आर नॉट कैलेंडर, हमारा हिंदू कैलेंडर तो अलग ही है, ठीक है, वो तो अलग ही तरीके से काम करता है। एस्ट्रोनॉमी हम सबको पता ही है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग की आयरन के स्ट्रक्चर्स, ओके, रिलीजन, तो ये सब चीज़ें जो हैं, चैरियोट्स थे पहले, मतलब रथ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस हमारे यहाँ पे थी, जूलॉजी, बॉटनी, वो तो बात करें, वास्तुशास्त्र हमारे में था, तो ये सब चीज़ें मिलाकर इसको हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कल्चरल हेरिटेज इज व्हाट, कल्चर मतलब कि जो ठीक है, जो हमने इंसानों ने बनाया हुआ है, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो पास होता जाता है, उसको हम कल्चर बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी गई है जो इंसानों के द्वारा बनी गई थी, ठीक है बेटा। ये इंडिया का था। अब स्पेशलाइजेशन करें गुजरात का, तो वो क्या होगा, सो कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। अब गुजरात खुद में ही, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा रिच और वैरिड कल्चर है,
देखो बेटा, अभी हम गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजरात के बारे में करना तो पड़ेगा ना, ठीक है, कि क्या है गुजरात का इम्पोर्टेंस। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि कुछ, मैंने आपको ये टॉपिक वाइज दिया था कि आपको आंसर्स लर्न करने में भी ईजी हो जाएगा इसमें से। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के हिसाब से, ठीक है, लोथल आता है जो डोलका तालुका में है, जगह का नाम है लोथल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लोथल इज कंसीडर्ड एज द प्लेस जहाँ पे लिटरली ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से होती थी, और वो ट्रेडिंग ऐसे नहीं इंडियन टू इंडियन, वो ट्रेडिंग बाहर कंट्री से होगी। यहाँ पे एक बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब कि पोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे शिप्स आती हैं और वहाँ पे लाइक सामान का ट्रेडिंग होता था। तो ये सब चीज़ें लोथल में बहुत होती थी। दैट मीन्स कि लोथल वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिविलाइज्ड प्लेस, लोग वहाँ पे लिटरली रहते थे, ट्रेडिंग करते थे। फिर हम बात करते हैं रंगपुर, जो लिमरी तालुका सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है, डोलावीरा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। डोलावीरा को तो अभी वो कहते हैं ना हम लोग रोड टू हेवन, ठीक है। डोलावीरा इज़ व्हाट, रोड टू हेवन, मतलब वो जगह ऐसी है ना कि आप वहाँ पे जाओ ना तो लिटरली आपको लगा कि मैं स्वर्ग पहुँच गया हूँ, वो लाइक रोड टू हेवन उसको कहते हैं। कभी जाके देखना, और जो बच्चे गए हो ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा था, थोड़ा सा फीडबैक शेयर कर लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रोजारी या तो श्रीनाथगढ़, ये कुछ राजकोट में डिस्ट्रिक्ट में ये प्लेसेस हैं जो आर्कोलॉजिकल और लेजेंडरी मतलब कि जहाँ पे हमारे पूर्वज बैठे होंगे, रहे होंगे, और उन्होंने, जैसे मैंने कहा लोथल का, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। फिर बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ कहाँ पर है। तो विक्ट्री टावर आपको दिखेगा वड़नगर में, ओके। किंग अशोका का पूरा स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, पूरे स्टोन में किंग अशोका का पूरा उनका इमेज बनाया गया जूनागढ़ के अंदर। मोढेरा का सन टेम्पल, ठीक है, मोढेरा याद करना। फिर बात करते हैं हम लोग गेट ऑफ चंपानेर, ठीक है, रुद्र माल्या ऑफ सिद्धपुर, मनसर लेक और विरमगाम, ये जो पिक्चर मैंने दिया ना यही दिया हुआ है, ठीक है, ये लेक है और उसके सामने ये मंदिर बनाया हुआ है। फिर हम बात करते हैं जामा मस्जिद, ये अहमदाबाद में है, ठीक है, झूलता मीनार ये अहमदाबाद में है। ये सब आपको नाम लर्न करने होंगे। सिद्धि सैयदनी जाली अहमदाबाद है, हाटी सिंह टेम्पल अहमदाबाद में है, ओके। शस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन अहमदाबाद, राजमहल वडोदरा में, एंड टॉम्ब ऑफ द मोहब्बत खान, ठीक है। तो ये सब प्लेसेस जो है वो टूरिस्ट के हिसाब से, अब ये टूरिस्ट है तो सीधी बात है उसका कोई इतिहास होगा, तो हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं गुजरात में। फिर हम बात करते हैं रिलीजियस फॉर्म के हिसाब से, ठीक है, तो परसी अघियारी ऑफ नवसारी, द्वारकाधीश टेम्पल और द्वारका। आपको पता है कि, अच्छा आपको पता होगा ना कि द्वारका टेम्पल जो है वो अभी वो समुद्र में मिल चुका है, पूरा का पूरा द्वारका जो था कृष्ण भगवान का, और अभी शायद गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्लानिंग कर रही है, ठीक है, सबमरीन तैयार कर रही है कि लोगों को अंदर लेके जाकर द्वारका के दर्शन करवाए जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं श्रद्धा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, उनका स्थान बताया गया है। सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, और ये कहा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल पे ब्रिटिश लोगों ने शायद 2 बार वार किया था, और उसका सोना वगैरह जो था, ठीक है, वो पूरा लूट लिया था, ऐसा कुछ कहते हैं, फिर भी ये टेम्पल हिला नहीं था, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं अंबाजी, नॉर्थ में गुजरात, बहुत सारे लोग गए होंगे अंबाजी माँ के मंदिर में, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कोई ऐसा हो गुजरात में जो ना गया हो, जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ओके। बहुचारजी टेम्पल महसाना में है, रणछोड़राय टेम्पल डाकोर में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, शामलाजी अरावली हिल्स में है, मतलब अरावली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सोशल एंड टूरिस्ट प्लेसेस एंड इवेंट्स, क्या क्या ऐसे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इवेंट्स मतलब कि कुछ फेयर्स होना, ऐसे करके, जैसे काइट फेस्टिवल होता है, ठीक है, जब दिसंबर आता है तो वो कांकरिया में कार्निवल फेस्टिवल होता है, कितना 5-7 दिन का रहता है ना थोड़ा, ठीक है। काइट फेस्टिवल कांकरियन कार्निवल पोलो फॉरेस्ट में होता है, विजयनगर में एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। ताना रीरी फेस्टिवल जो था वो वडनगर में। ताना रीरी फेस्टिवल जो है वो ताना और रीरी 2 बहनें थी, ठीक है, और ये कहते थे कि वो अकबर के उसमें सभा में गाते थे, और उनकी आवाज़ में ऐसी मतलब भगवान ने देन दी हुई थी, तो ये पूरा है। वो एक्चुअली तानसेन अकबर के उसमें गाना गाते थे ना, तो ये उनकी पोतियाँ थी, ऐसे करके थोड़ी बहुत कहानी है, ओके। फिर बात करते हैं नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल भी होता है। रन महोत्सव भी आपने सुना ही होगा, ठीक है, बहुत फेमस है। वो अमिताभ बच्चन जी की ऐड नहीं आती है, ठीक है, कुछ तो आओ
क्या कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, तो बस वही यही सब चीज़ें हैं। ये कुछ दिन बिताने वाली मैं आपकी बातें बता रही हूँ कि कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, तो ये सारी चीज़ें आओ और देखो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें था एक्चुअली। वो वाली जब एड स्टार्ट हुई थी या वो एड के पहले ये सब चीज़ें जो है वो हेरिटेज कल्चर में इंक्लूड की गई थी, एंड देन अमिताभ बच्चन जी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर रखा गया था, और वो हमारे गुजरात की सब चीज़ें जो है वो लोगों को बताते थे। तो ये सब होता था, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जैन एंड बुद्धिस्ट टूरिस्ट। तो जैसे जैन और बुद्धिज़्म हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इन दोनों को मानते हैं, और इनके केव्स बने हुए हैं। कहाँ पर? वड़नगर में तरंगा, ओके, खमहलिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तालाजा, धांग एंड द झागड़िया। ये आपको नाम लर्न करने पड़ेंगे बेटा, इसमें आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी। फिर बात करते हैं अपन फेयर्स ऑफ गुजरात, ठीक है। गुजरात में मेले कौन कौन से होते हैं, ओके। तो अगर बात करते हैं हम मेलों की, तो जैसे कि मोढेरा फेयर, ठीक है, मोढेरा में, सीधी बात है, महसाणा। फिर हम बात करते हैं बहुचार जी फेयर, ठीक है, बहुचार जी महसाणा में। शामलाजी ठाकुर जी, शामलाजी अरावली। ये आपको पूरा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको लर्न करना, ठीक है। वैसे तो किस टाइम पे किया जाता है वो इतना आता नहीं है, बट मैं आपसे कहूँगी कि ये वाला टेबल पूरा का पूरा अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा माइंड से इसको आप देखोगे ना तो आपको इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आप फेयर के नाम लर्न करोगे उसमें कहीं ना कहीं वो सिटी का नाम आ ही जाएगा। तो ये वाला प्लेस ऑफ फेयर तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा ये देखना है कि वो कब, अब पूरा तिथि विथि याद नहीं करनी, बट कब, कौन से महीने में, सितंबर में आता है, अक्टूबर में आता है, ठीक है, जनवरी में आता है, वो थोड़ा सा आप देख लेना, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि आप ये बोलो कि 3rd वीक ऑफ जनवरी में आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से। चलिए फिर हम बात करते हैं कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का डिफरेंस क्या है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, इसके लिए मैंने आपको दिया हुआ है। तो कल्चरल हेरिटेज, देखो कल्चर में मैंने क्या बताया था, मेन चीज़ है, तो आपको वो सारी चीज़ें लिख देनी है जो इंसानों ने बनाई हैं। पैलेसेस बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए, स्टोन्स इंस्क्रिप्शंस किए थे, स्तूपास, टेम्पल्स, मॉस्क वगैरह बनाए, ठीक है। हमारा एक लाइफ स्टाइल क्रिएट हुआ था, लिटरेचर, हमारी किताबें हमने खुद ही बनाई ना, भगवान से को किताबें दी हम लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोगों ने खुद ने बनाई हैं, और ये हमें बेसिकली हमारे पूर्वजों ने दिया है, तो वो हो गया कल्चरल। अब नेचुरल में देखो, जो हमें भगवान से मिले हैं, तो क्या हो जाएगा, माउंटेन, रिवर, स्ट्रीम, ठीक है, ट्री, प्लांट, सीजन्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें जो आ गई नेचुरल हेरिटेज में आ गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं इंडिया के लोगों की। उस टाइम पे जो इंडिया के लोग थे वो कैसे रहते थे, किस किस ट्राइब के लोग थे, क्या था, थोड़ा उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए ध्यान देना, इसमें से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको दिया हुआ है द्रविडियंस, ठीक है, द्रविडियंस जो साउथ इंडिया से आते हैं। तो इसे आप शक्ल देख लीजिए द्रविडियंस की, फिर इसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते क्या है। सो बेसिकली बात करते हैं हम लोग द्रविडियंस के बारे में बेटा। तो ये ओरिजिनली इंडिया से ही थे, मतलब कि हम इनको इंडियंस ही बोल सकते हैं, वो यहीं से ही आए हैं, ओके। इनके ये जो डिसेंडेंट्स है, मतलब कि ये जो लोग थे वो एक्चुअली दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन एज सिविलाइजेशन, ठीक है। इनको हम लोग स्टोन एज सिविलाइजेशन से ज़्यादा अच्छी तरह रिलेट कर पाते हैं। स्टोन एज सिविलाइजेशन क्या था बेटा, वो टाइम, ठीक है, जब पत्थरों का टाइम था और पत्थरों में से हथियार बनाए थे, ठीक है। तो जो भी था उनका स्टोन का था, ठीक है। तो इसको हम स्टोन एज कहते हैं। फिर अपने पास आया था कॉपर एज, जो मेटल एज कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉपर से वेपन्स बनाना शुरू किया था, ये सब किया था, ठीक है, रथ के टायर बनाए। तो पहले ये लोग जो थे वो पूरा का पूरा स्टोन से बनाए, लिटरली स्टोन पूरा ही गोल काट के उसके ऊपर एक जगह शीट लगा देना, फिर वो एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे। तो ये पूरा स्टोन का होता था उनका। तो ये कहते थे कि ये तब से स्टोन एज से ये लोग कनेक्ट करते हैं, और इन्होंने ही मोहनजोदारो का कल्चर क्रिएट किया था। अब कई बार आता है कि मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है। देखो, मोहनजोदारो एक्चुअली ये नाम किसी भी एरिया का नहीं है, ये नाम एक्चुअली दिया गया था बाय एन आर्किटेक्ट, ठीक है। एक आर्किटेक्ट ने ये नाम दिया था। मोहनजोदारो का मतलब है कि द प्लेस ऑफ द डेड बॉडीज, ठीक है, आई वुड से द प्लेस ऑफ डेड बॉडीज, क्योंकि जब ये वहाँ पे गए थे ना, तो मतलब न जाने कितनी बॉडीज उनको मिली थी, मतलब बॉडीज मतलब कि क्या बोलते हैं उनका स्केलेटन, ठीक है, पूरा, क्योंकि देखो स्किन तो डिकम्पोज हो जाती है ना, तो बोन्स तो रहते ही हैं, ये तो स्केलेटल। तो वहाँ पे उनको इतना ज़्यादा वो स्केलेटस मिले थे ना, तब जाके उस एरिया का नाम इन्होंने रख दिया था मोहनजोदारो, ठीक है, द प्लेस ऑफ द डेड बॉडीज।
इट इज़ सेड दैट द ट्राइब दैट केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो ट्राइब है, ये जो मैंने आपको फोटो दिखाया, ये नॉर्थ से आई है इंडिया में और बाद में इनको द्रविडियन का नाम दिया गया। अब आप याद करना, मैंने आपको ऊपर ऊपर क्या बताया कि ये ट्राइब आपको कहाँ मिल रही है, साउथ इंडिया में मिल रही है, ठीक है। एंड स्टिल राइट नाउ आप जब साउथ इंडिया के लोग देखोगे ना, आपको यही लोग कनेक्टेड नजर आएंगे, ठीक है। साउथ इंडिया के लोग आपको ऐसे कनेक्टेड नजर आएंगे अभी भी। तो ये साउथ इंडिया से, लाइक द्रविडियंस आर फ्रॉम साउथ इंडिया, बट कह रहे हैं कि वो आए नॉर्थ से थे, ठीक है, नॉर्थ से आए तो साउथ में वो सेटल डाउन हो गए थे। ओके, उन्होंने खुद अपना लैंग्वेज डेवलप किया था, कल्चर था, देखो तमिल, कन्नड़, ये सब साउथ के लैंग्वेजेस है, वो एक्चुअली द्रविडियंस ने दी थी, ठीक है। यहाँ तक कि भाई जो माता है, लाइक गॉडेस है, ठीक है, उसको माँ का दर्जा दो, और जो भगवान है, ठीक है, उसको पिता का दर्जा दो। ये कॉन्सेप्ट जो था, जैसे हम कहते हैं ना, शिव जी को हम पिता मानते हैं, और जो पार्वती जी हैं उनको माता मानते हैं, ठीक है। तो ये जो मदर का कॉन्सेप्ट और फादर का कॉन्सेप्ट जो हम अपनी डाइटीज़ को देते हैं, वो बेसिकली यहीं से ही आया था। एज अ रिजल्ट पार्वती एंड शिवा एज द मदर एंड फादर डेवलप्ड इन इंडिया। ओके, फिर उन्होंने नेचर एनिमल्स को वर्शिप करना शुरू किया था, एंड वहीं से हमारे में कल्चर आया कि हम लोग नेचर और एनिमल्स को क्या कर ले, वर्शिप कर। नेचर में जैसे सुबह सुबह उठ के सूरज है को पानी देना, अब आप सबको पता है कि ये पानी कोई सूरज वगैरह के पास जाने नहीं वाला है, ठीक है, साइंटिफिक तो नहीं, अजीब सी बात है ना ये, पर फिर भी हम ये चीज़ करते हैं क्योंकि ये एक तरीके का डिवोशन हम कर रहे हैं कि प्रभु हम आपको जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप हमको खाने पीने का जरिया दे रहे हो। सूरज की रोशनी आती है तो वेजिटेशंस होंगे, हम जिंदा रहेंगे, तो ये एक तरीके का ट्रिब्यूट हम बोल सकते हैं। तो ये वर्शिपिंग करना हम लोगों ने इनसे ही सीखा था, मतलब बेसिकली यही सब चीज़ें हमको देते गए थे। इसके अलावा हम लोग जब पूजा पाठ करते तो धूप दिया अगरबत्ती करते ना, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी इन्होंने ही दिया था। ओके, द्रविडियंस ऑल्सो बिलीव इन डाइटीज, मतलब कि जो भगवान हम बात करें ना, ये उनमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। फिर आर्यंस आए थे, और आर्यंस ने भी इन्हीं डाइटीज़ को एक्सेप्ट भी किया था एज अ गॉड, और उन्होंने अपना खुद का कल्चर फिर बनाया। आगे आर्यन का भी आएगा गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। द्रविडियंस गॉट हाईली इन्फ्लुएंस विद द आर्यन कल्चर। अब क्या था ना, जब द्रविडियंस है ना, तब आर्यन कल्चर यहाँ पे आ चुका था, तो उनको आर्यन कल्चर भी बहुत अच्छा लगने लगा, तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे आर्यन कल्चर से। फिर इसके बाद क्या हुआ, इंटरकास्ट मैरिजेस हो गए, दो ट्राइब के बीच में, द्रविडियन के बीच में और आर्यंस के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस हो गए, ठीक है, जिसके अंदर दे हैड द मैट्रिकल। ओके, मैट्रिकल इसका मतलब कि वुमेन जो थी वो, उसको क्या बना दिया गया, सिस्टम ऑफ द फैमिली, ठीक है, इस तरीके से। मतलब क्या बोलते हैं, ननिहाल और दधियाल। ओके, तो ननिहाल दधियाल यहाँ से वर्ड आया था, ठीक है। तो फादर का जो होता है दधियाल, तो उसको हम पैट्रिकल बोलते हैं, और मदर के लिए जो है वो ननिहाल, तो उसको मैट्रिकल बोलते हैं। तो ये शब्द यहाँ से आए थे। उसके अलावा बोर्ड्स बनाना, ठीक है, राफ्ट्स बनाना, वीविंग करना, स्पाइनिंग करना, डाइंग करना, ये सब इनमें बहुत ज़्यादा कूट के भरा हुआ था, ये जो कल्चर अपन बात करते हैं। When the dominance of आर्यंस इंक्रीज, ठीक है, तो जब आर्यंस का पावर बढ़ता गया तो द्रविडियंस जो थे वो पूरे के पूरे साउथ में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पे सेटल डाउन हो गए। इसके लिए द्रविडियंस हम लोग साउथ के लोगों को बोलते हैं कि राइट नाउ इसके लिए हमारा इंडिया दो में डिवाइड हो गया। हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, ये हमारा डिवीजन। तो भाई ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया इतना ज़्यादा नहीं बोलते जितना नॉर्थ एंड साउथ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ में जो डिवीजन आया था ना, वो आर्यंस और द्रविडियंस की वजह से, बिकॉज आर्यन का कल्चर बिल्कुल अलग था जो नॉर्थ में आके सेटल डाउन हुए थे, और द्रविडियन का कल्चर बहुत ही अलग था जो साउथ में सेटल डाउन हो गए थे, ठीक है। तो इसके लिए वी हैव द वेरी डिफरेंट कल्चर्स। ओके, सो द पीपल ऑफ साउथ इंडिया आर कंसिडर्ड एज द द्रविडियंस, और वो वहाँ पे सेटल हो गए थे। द पीपल ऑफ साउथ इंडिया कंसिडर्ड द्रविडियंस, और उनको हम लोग लाइक उनको वो सारी लैंग्वेज बोलने आती है जो द्रविडियंस बोलते थे, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। चलिए, अब ये थे आर्यंस। देखो शक्ल डिफरेंस लग रही है ना, ये आर्यंस थे और वो थे द्रविडियंस, ये वाले, ठीक है। तो ऐसी मतलब थोड़ा ब्लैक थे और हाइटेड वगैरह थोड़ी शॉर्ट थी, तो ये पूरा द्रविडियन का था। अब आर्यंस में क्या था, देखो अगर आपको ये भी शक्ल समझ में नहीं है ना आर्यंस की, तो सिंपल याद कर लेना रामायण और महाभारत, ठीक है, क्योंकि रामायण और महाभारत के अंदर जो लोग दिखाए गए हैं, महाभारत, ठीक है, जो लोग दिखाए गए हैं वो एक्चुअली आर्यंस से आए हैं, ठीक है, तो वो आर्यंस ही हैं। तो अगर आपने कभी महाभारत सुना हो तो उसमें जो माताएं थी या जो वाइफ्स थी, तो वो अपने हस्बैंड्स को या अपने बच्चों को ऐसे बोलती थी आर्यवर्त। ओके, आर्यपुत्र कभी सुना होगा आपने शायद, आर्यपुत्र, ठीक है, आर्यंस। तो आर्यंस बेसिकली दे वर वेरी एग्रेसिव इन नेचर, एंड वो फाइट वाइट करने में वो ना क्या बोलते हैं, शस्त्र बहुत जल्दी उठा लेते थे। द्रविडियंस ऐसे नहीं थे,
ठीक है। तो इसके लिए नॉर्थ जो है वो पूरा का पूरा आर्यंस को समर्पित किया गया, नॉर्थ इंडिया। तो इसके लिए हम इनको नॉर्डिक आर्यंस कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने ही जो है वो पूरा आर्यन सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर लेके आए थे। जो हिंदूस है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्यंस, हिंदूस को आर्यंस, ओके, याद कर लेना। नॉर्थ वेस्ट एरिया, नॉर्थ और वेस्ट में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा राजस्थान, गुजरात, ठीक है। ये एरिया जो थे उसमें बहुत सारे लोग रहते थे और तब उनको क्या कहते थे, आर्यवर्ता, ठीक है, जिसमें ना आर्यपुत्र, ठीक है, आर्यवर्ता कहते थे। फिर बेसिकली ये जो आर्यवर्ता है, जो ये एरिया है, वहाँ से 7 नदियाँ बहती थी, ठीक है, 7 रिवर्स कहते थे। इसके लिए इस जगह को हम क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब रिवर्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सप्त सिंधु। ये सारे पॉइंट्स याद करना बेटा, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपके टीचर का ध्यान जाएगा और जहाँ पे आपको मार्क्स गेन करने का मौका मिलेगा। बाकी इतना सब कोई पढ़ने नहीं वाला आपके लिए, ठीक है। ये सब चीज़ों पे बहुत फोकस करना। फिर जब पोस्ट वैदिक पीरियड आया तो ये आर्यवर्ता जो थे उन्होंने अपना राज्य जो है वो एक्सटेंड किया कहाँ तक, बिहार तक, इन द ईस्ट, ठीक है। अब इसको मिथिला कहते थे पहले, अभी बिहार नाम होगा मिथिला। और कहाँ तक चले गए थे, अप टू द विंध्याचल इन साउथ में विंध्याचल तक वो अपना पूरा एम्पायर उन्होंने स्प्रेड कर लिया था। इसके लिए कहते हैं कि आर्यंस वर द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल द टाइप। जितने भी आए थे ना तो इनमें सबसे ज़्यादा डेवलप जो थे वो आर्यंस थे, क्योंकि अपना देखो अपना राज्य स्प्रेड कर रहे तो क्या है ना कि थोड़ा सा वो मार धार करना, ठीक है, युद्ध योद्धा थे ये सब के सब, तो ये युद्ध उनके खून में बसा हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं द आर्यंस वर स्प्रेड वॉज नॉन विद द सेवरल नेम्स। अब जहाँ जहाँ पे आर्यंस ने अपना एम्पायर खड़ा किया ना, ठीक है, वहाँ पे उन जगहों का नाम कैसे पड़ गया, भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष, और इसकी वजह से ही हमारे इंडिया का नाम भी क्या पड़ गया, भारत, ठीक है। तो बेसिकली आर्य भारत जो था वो नाम था राजा का, जो आर्यंस का था, ठीक है, भारत ट्राइब का था, तो आर्य, तो इसके लिए आर्यंस के हिसाब से अपन का नाम है। तो वी आर द आर्यंस, एंड जहाँ पे हम रहते हैं वो भरत, तो भारत ऐसे करके। आर्यंस वर द नेचर लवर्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नेचर लवर्स थे। इसके लिए वो ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, सन, विंड सबको बहुत ज़्यादा पूछते थे। यहाँ तक कि उनकी प्रेयर्स वगैरह में भी आपको नेचुरल एलिमेंट्स बहुत सुनने को मिलेंगे। ड्यू टू द आर्यंस की वजह से ही हम लोगों ने यज्ञ करना सीखा। मतलब ये जो यज्ञ करने का जो भी कस्टम है ना वो आर्यंस से आया हम लोगों को। वेदास को रिसाइट करना, मतलब कि मंत्र बोलना, ठीक है, यज्ञ बोलना, ये सब कुछ जो है वो आर्यंस की बदौलत हम लोगों को मिला था, ठीक है। तो ये 2 मेन थे, द्रविडियंस और आर्यंस। बात करते हैं अपन तीसरे की, जिसको हम कहते हैं नेग्रोटाइट या तो फिर हब्सी, ठीक है। अब ये जो थे जिसको नेग्रोस कहा जाता था, शॉर्ट फॉर्म में नेग्रोस, ठीक है, बहुत जगह आपको नेजरोस भी बोलेंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मिक्स डिफरेंट। चलिए, तो अब ये क्या है बेटा, यहाँ पर हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि जो नेग्रोस थे वो बहुत लाइक आर द मोस्ट एशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि सबसे पुराने जो थे वो यही नेग्रोस थे। ये बेसिकली अफ्रीका से आए थे विया बलूचिस्तान को कवर करते हुए इंडिया में आए थे। कैसे थे वो, ब्लैक थे, काफ़ी कर्ली है, मैंने आपको पिक्चर दिखे रखा है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। और उनकी हाइट खाली 4 से 5 फीट जितनी थी, ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें कोई डीपली दिया हुआ नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग एस्ट्रेलॉइड या निषाद लोगों की। वो आए थे साउथ ईस्ट एशिया से। देखो साउथ और ईस्ट, देखो साउथ नीचे की तरफ आएगा और ईस्ट में ये बंगाल और ये सब आ गया ना, तो ये वाला एरिया, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया से आए थे, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के थे, ठीक है, ब्रॉड फोर हेड, उनका माथा काफ़ी ब्रॉड था, नोज काफ़ी फ्लैट हुआ करता था, शॉर्ट हाइटेड थे, ओके। हम उनको उनका जो ट्राइबल का जो नाम था वो कोल मुंडा ट्राइबल के नाम से जाना जाता था। आसाम में सेम तरीके के लोग थे, वो खासी ट्राइबल्स के थे। और उसके अलावा अंडमान निकोबार और म्यांमार में आपको ये ट्राइब्स नज़र आएंगे। मैंने आपको थोड़ा पिक्चर दिखे रखा हुआ है सो दैट आप थोड़ा उसको रिलेट कर पाइए, ठीक है ना, ओके। फिर बात करते हैं अपन मंगोलॉइड्स, ठीक है। अभी जो मंगोलॉइड्स हैं बेटा, ये कहाँ से आए, ये मंगोल चाइना और तिब्बत के वहाँ से आए हैं। तो दे केम फ्रॉम द नॉर्थ चाइना या वाया तिब्बत, और वो नॉर्थ आसाम। अब आप देखो, अब याद करना, ईस्ट में जो है ना मिजोरम, आसाम, भूटान, सिक्किम, उनकी शक्ल चाइना और नेपाल से काफ़ी मिलती जुलती है, ठीक है ना, उनके लोगों से। तो बेसिकली ये लोग चाइना और लाइक तिब्बत के लोग ही यहाँ पे आके बस गए थे। इसके लिए दे हैव द सेम क्या बोलते हैं हम लोग, फेशियल फीचर्स। तो दे सेटल नॉर्थ आसाम, भूटान, सिक्किम, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आ गए थे। इनको ना मंगोल्स को हम कीरर बोलते थे, क्यों, क्योंकि उनकी स्किन कैसी थी, येलो स्किन, ठीक है, येलो स्किन थी। अभी तो हम उसको सफ़ेद बोलते हैं और ये कहता गोरा है यार, अभी हम वो बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे
उस टाइम पे खाली 2 टाइप के होता है, जनरली अगर आपने पहले भी देखा तो सारे ब्लैक के स्टोन में हैं, ठीक है। तो ब्लैक के स्टोन में थे, तो ये वाइट स्टोन नहीं बोला गया, इनको येलो स्टोन बोला गया, तो उसके लिए उनका नाम पड़ गया कीरत। पूरा फेस फ्लैट होता है उनका, चिक्स काफ़ी से मोटे मोटे चबी चिक्स होते हैं और आलमंड शेप की आंखें होती हैं। देखो मैंने पिक्चर तो देख के रखा है सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ। देखो अब आंखें देखो, ठीक है, ये बेसिकली बादाम जैसी आंखें होती है। फीचर्स इतने उभरे हुए नहीं होते हैं जैसे हम सेंट्रल इंडिया के जैसे लोग होते हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, तो वी हैव द उभरे हुए फीचर्स। इनके ऐसे नहीं होते, फ्लैट चीक्स पूरे फ्लैट होते हैं। और अभी तुमको बोलेंगे यार कितना गोरा है, बट एक्चुअली आप देखो तो ये येलोइश कॉम्प्लेक्शन में आता है, ठीक है। डन। चलिए फिर एक लास्ट अपन बात कर लेते हैं, अल्पाइन डिनारिक और अर्मेनोइट। ये कुछ सेंट्रल एशिया से लोग आए थे। ये ट्राइब जो है आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलेगी। बस नाम ही लर्न कर लो, ये कुछ थे ट्राइब्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और साथ साथ लाइक कर दीजिए, फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। द पॉइंट इज़ दैट कि बेटा आपके लाइक और आपके कमेंट्स जो हैं वो दूसरे बच्चों को ट्रस्ट दिलवाएंगे कि ये चैनल जो है आप उस पर नॉलेज ले सकते हैं। तो जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक भी रुपया नहीं चार्ज किया जा रहा है, और मैं आपको सिर्फ आपसे आपका सपोर्ट मांग रही हूँ। और वो सपोर्ट इस तरीके से कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके जो भी स्कूल मेट्स हैं, आपके जो ट्यूशन मेट्स हैं, उनके साथ इस चैनल को आप शेयर कीजिए, उनको रिकमेंड कीजिए, और आप प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, सो दैट जो बच्चे इस चैनल को देखें तो उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हो कि ये चैनल जो है वो आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज दे रहा है, ना कि कोई यहाँ की बातें, और ना ही, ठीक है, कुछ ऐसी फालतू का टाइम वेस्ट। तो ये आपसे मुझे सपोर्ट चाहिए। चलिए चलते हैं अभी अपना लास्ट टॉपिक के ऊपर। ये लास्ट टॉपिक है, फिर तो चैप्टर खत्म। प्यारा सा चैप्टर था, कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक। जो चीज़ समझाने वाली थी और मैंने लर्न करना, मैंने आपको बता देगा, आप उसको लर्न करते जाइएगा। चलिए बात करते हैं। नाउ इंडियन हेरिटेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये कोई हेरिटेज अभी 1-2 साल में नहीं बना है, हज़ारों साल लग गए ये हेरिटेज को बनने में, ठीक है। जिसमें आया था एमालगेमेशन। एमालगेमेशन इसका मतलब मिक्सिंग। अब आपने देखा ना कितने सारे ट्राइब्स आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। ये ट्राइब तो थे ही थे, ये ट्राइबल लोग तो थे ही थे। उससे अलावा अगर बात करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग आए हुए। तो हमारे देश में कितने सारे लोगों ने आके सेटल डाउन हुए हैं, अपना बसेरा किया, अपने कल्चर्स को डेवलप किया। तो ये सब जो है वो मिक्स है, ठीक है। ये एक तरीके मिक्स वेजिटेबल है, मिक्स वेजिटेबल की सब्जी। तो मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एमालगेमेशन, ठीक है। ये मिक्सचर है, आप इसको अच्छे शब्द में बोलो तो मिंगल, ये मिंगल हो चुका है, ठीक है। रिचनेस ऑफ द आर्टिस्टिक वर्क ट्रेड सब कुछ है इसके अंदर। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो दे हैव मेड आवर हेरिटेज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ओके टुगेदर। हमने हमारे हेरिटेज को बहुत सुंदर, रिच और अट्रैक्टिव बना के रखा हुआ है। ग्लोरी, प्रॉस्पेरिटी, ये पूरे दुनिया भर में मशहूर है हमारे इंडिया के लिए। तो इसके लिए ये हमारा मोरल ड्यूटी बनता है, ठीक है। जैसे आपका घर बहुत सुंदर है, ठीक है, और आप जो भी लोग आते हैं ना बोलते हैं कि अरे बाप रे क्या सुंदर घर बनाया है आपने, ठीक है, क्या सफाई है, क्या पेंटिंग लगाई है, क्या कलर है। तो अभी अगर आपके घर की इतनी तारीफ होगी तो आप मुझे बताओ कि क्या आप अपने घर को फिर गंदा रखोगे? नहीं, आपको लगेगा नहीं मेरे घर की तारीफ हो रही है, मेरा घर तो स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुंदर होना चाहिए, ताकि जब भी लोग आए तो उनको हमारे घर से प्यार हो जाए। तो सेम चीज़ हमारे यहाँ पे हमारे देश के लिए है। तो अगर हमारा देश इतना ज़्यादा प्यारा है, सुंदर है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इसका प्रोटेक्शन भी हमें ही करना है। तो इट्स अवर मोरल एंड प्राइमरी ड्यूटी कि हम उसको प्रिजर्व करें, ठीक है। और ये हर एक सिटीजन का ड्यूटी है कि वो देखे कि ना खुद हार्म करे, ओके, ना ही किसी और को हार्म करने दे। ये चीज़ आपको देखो, क्योंकि ये लेक्चर आप सुन रहे हो, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारा यूथ है ना, आप जो हैं, जो हमारे यूथ हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इन पॉइंट को समझ चुके होंगे। तो शायद भले हमसे कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, अगर उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे पान की थूक नहीं फेंकनी है, ठीक है, यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना, तो उनको हम सिखा सकते हैं कि ये हमारा घर ही है, ठीक है, वी आर द सिटीजन्स। तो इसका ख्याल रखना ही हमारी ड्यूटी बनता है। हम बाहर विदेश में जाते बोलते हैं क्या सड़कें बड़ी बड़ी, क्या सड़कें हैं सुंदर, ठीक है, पानी पूरा क्लीन है, पूरा अंदर जो है वो एनिमल्स दिखाई देते हैं। तो वो तो हम भी कर सकते हैं ना। ये तो हम हैं कि जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ पे हम लोग कचरा फेंक के आ जाते हैं। तो गलती किसकी है बेटा? हम लोगों की है। तो ये हमें सीखना भी और सिखाना भी है कि कैसे हम हमारे
कंट्री को और उसके जो कल्चर को अपन प्रिजर्व कर सकते हैं। कुछ ड्यूटीज़ हम लोगों को बाय द गवर्नमेंट बताई गई है, मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 15A में, ठीक है, हमारे लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि आप इम्पोर्टेंस समझिए, ठीक है, ना आप खुद कचरा कीजिए ना किसी और करने दीजिए, तो दीज आर सम ड्यूटीज़। उसके अंदर क्लॉज नंबर 6, 7 और 9, ठीक है, उसमें स्पेशल ड्यूटीज़ हैं। जैसे 6 में दिया गया है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर, ठीक है, हमारे कल्चर को समझिए, उसको प्रिजर्व कीजिए। टू मेंटेन द नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज फॉरेस्ट, रिवर, पॉन्ड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि देखो, आज आप किसी और देश में जाओगे ना बेटा, तो आप खुद सोचो, आप वहाँ की बिल्डिंगें देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गए हैं, वहाँ पे एनिमल्स कौन से, बर्ड्स कौन से, हम ना वहाँ पे नेचर देखने जाते हैं। तो हर एक कंट्री की पहचान ना बेटा उसके नेचर से होती है, ये चीज़ याद रख देना। तो जितना अच्छा हम हमारे नेचर को रखेंगे, ठीक है, जितना अच्छा हम उसको प्रिजर्व करेंगे, उतना ही फॉरेन कंट्रीज़ के लोग आएंगे, आकर्षित होंगे और आके यहाँ पे देखेंगे और हमारे इंडिया का पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। वो दिल विल छाप के वो ये सब चीज़ें नहीं करके आनी है, ठीक है, ना ही पान की थूके फेंकनी है, ना कचरा फेंकना है। एंड गिविंग अप द वायलेंस, ठीक है, हो सके तो वायलेंस ना करो, ठीक है, जो भी है वो प्यार से बातें निपट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली प्यार से ही, जब ज़रूरत पड़े तब करना भी होता है, बट कोशिश ये करने की कि हम लोगों को नॉन वायलेंटली काम करना है। अब अगर सामने वाला इंसान डीट हो तो फिर थोड़ा सा अपन को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, जिसमें मैंने अपने भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए। ओके, जो एज अ टीचर जो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को गाइड कर पाऊँ, मैंने इसके लिए इस बैच का नाम अद्भुत बैच रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चे जो होंगे वो बाकी सब बच्चों से अद्भुत ही होंगे, क्योंकि जो चीज़ या जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगी या मैं समझाऊँगी, वो ऐसा होगा कि जिससे मैं एक अच्छा नागरिक जो है वो बना पाऊँ। तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं आपको एक अच्छा, ठीक है, चाइल्ड बना पाऊँ हमारे इंडिया का, हमारे सिटीजनशिप का। तो बच्चा जी, यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर लिया, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। टिल देन अच्छे से स्टडी कीजिएगा एंड अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।